Let's get started. Are we all ready? Come on. So good morning, dear students. Let's get started. Guys, I'm starting with a quick revision of income from house property. So income from house property का मैं quick revision कर रही हूँ. बहुत easy सा simple सा chapter है. Generally अगर question में exam में full fledged question नहीं आया तो कहीं ना कहीं adjustment के तौर पे बड़े question में छोटा सा एक adjustment HP का आ ही जाता है. Right? Now let's get started. First, there are 3 conditions. Everybody is going to be loud and clear. अच्छा, live streaming वाले बच्चे मैं आपको बता दूँ सिर्फ क्या है कि lights नहीं है. वी आर ऑन अ बैकअप राइट नाउ. तो बीच में अगर लाइट आ जाती है तो 2 मिनट के लिए स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगा एंड देन कनेक्शन आ गया, करंट आ गया तो हम फिर से स्ट्रीमिंग ऑन कर देंगे. बट ऐसा हो सकता है कि आपका करंट जो स्ट्रीम जो है बीच में बंद हो सकता है. ठीक है, यहाँ बैठे हुए बच्चे फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखना, लाइट्स नहीं है तो वी डोंट हैव एसी. फैन जो है वो स्टार्ट कर देंगे. हाँ ठीक है, फैन फक्त लावायला सांगा. चलो, आर वी रेडी? चलो, क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज एवरीबडी. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. आप मेरे साथ रिपीट करोगे फटाफट फटाफट फटाफट. ओके, कम ऑन, लेट्स हैव अ क्विक एंड नाइस रिवीजन ऑफ एचपी. हुएवर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द रिवीजन एंड इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग कैन लीव माय क्लास. नो डिस्टर्बेंस विल बी टॉलरेटेड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट, 3 कंडीशंस. 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी एचपी का दरवाजा ओपन होता है. टेल मी द 3 कंडीशन. 1, देयर इज अ हाउस प्रॉपर्टी. 2, assessee is the owner of the property. And 3, house property is not used for own business or profession. Tell me one thing, if house property is used for business or profession, then what happens? Then वहां से आप business income generate करते हो तो वहां से पीजीबीपी आएगा, एचपी का कोई कनेक्शन नहीं है. Is that clear? Yes. Also, you should know that I also taught you that in case of a builder where there is unsold inventory, okay, तो कौन सा केस एडिशनल जो मैंने आपको सिखाया, बिल्डर वाला केस which is about the अनसोल्ड इन्वेंट्री. तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको 2 साल तक उसका जीएवी नील माना जाएगा, लेकिन 2 साल के बाद उसका डीएलओ मान के उसका जीएवी निकाला जाएगा एंड वी विल कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और हम क्या कंप्यूट करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो 3 कंडीशंस मैंने पढ़ा दी. सारे बच्चे जो क्लास में बैठेंगे मेरे साथ रिपीट करेंगे. 3 कंडीशंस मैंने पढ़ा दी. 3 कंडीशंस के बाद आई टोल्ड यू कि कभी कभी बिल्डर के केस में भी अनसोल्ड इन्वेंट्री 2 साल के बाद उसका जीएवी निकाला जाता है, उसको डीएलओ माना जाता है और उसके ऊपर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं. ऐसे ही फिर मैंने आपको ये भी सिखाया, ये एग्जांपल दिया था बेटा, चमेली का हाउस प्रॉपर्टी है, उसने रेंट पे दिया तो उसको 240 रेंट मिला. तो ये 240 किसकी कमाई होगी? चमेली की. विच हेड में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लेकिन अगर चमेली ने ये घर सबलेट किया, क्या किया उसने? सबलेट किया, आगे रेंट पे दे दिया. सो व्हाट हैपेंस, जब आप आगे रेंट पे देते हो, द इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, जो एक्स को इनकम मिलता है वो सबलेटिंग से मिलता है. इनकम फ्रॉम सबलेटिंग डज नॉट कम अंडर हाउस प्रॉपर्टी. व्हाई डज नॉट कम अंडर हाउस प्रॉपर्टी? बिकॉज असेसी इज नॉट द ओनर. आपको पता है 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है. देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर योर ओन बिजनेस और प्रोफेशन. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. तो इसीलिए इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इनकम है वो पीजीबीपी में जाएगा या आईओएस में जाएगा, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. अगर इस हाउस प्रॉपर्टी की हम बात करें, यहाँ ऑफ कोर्स आपको अभी ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो है ये डिफाइंड नहीं है, ये रेसिडेंशियल भी हो सकती है या ये कमर्शियल भी हो सकती है. नाउ आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, ध्यान से सुनना, कहीं आपको क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है बेटा. वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, अगर आप पता है सॉफ्टवेयर तो होते ही है टैक्स कैलकुलेशन के लिए, लेकिन अगर आप ही गलत एंटर करोगे तो जैसे एक आर्टिकल ने वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड को हाउस प्रॉपर्टी के रेंट में डाल दिया तो सॉफ्टवेयर को लगा हाउस प्रॉपर्टी का ही रेंट है. सॉफ्टवेयर ने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया, लेकिन ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड से मिलता ही नहीं है क्योंकि वो एचपी में क्वालिफाई होता ही नहीं है. वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड मैंने रेंट पे दिया. स्टूडेंट्स हु आर टॉकिंग कैन लीव माई क्लास. दिस रिविजन इज गोइंग ऑन. अगर आपको नहीं करनी है, यूट्यूब पे है, आप थोड़ी देर से क्लास में आ जाइए. अगर आप क्लास के अंदर बैठे हो मतलब यू हैव अग्रीड टू रिवाइज विथ मी. इज दैट ओके? यस, नाउ अंडरस्टैंड. तो वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड को अगर आप रेंट पे देते हो, जो रेंटल इनकम आता है वो कहाँ जाता है? द रेंट रेंटल इनकम गोज अंडर पीजीबीपी और आईओएस, बट इट विल नॉट गो अंडर हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है. हाउस प्रॉपर्टी में एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है.
यस। नाउ हाउस प्रॉपर्टी में आपको अमेंडमेंट के तौर पे एक चीज बता दूं, जो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट लेके आया है। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कौन सा फाइनेंस एक्ट 24 लाया है। नाउ व्हाट इज दिस अमेंडमेंट? अगर आप रेंटिंग वाला जो एक्टिविटी है एज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? यू आर डूइंग दिस लाइक अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। सो अगर रेंटिंग पे आप दे रहे हो, now if you're giving renting of residential property, आप क्या कर रहे हो? renting of residential property, and you're doing the renting of residential property like a regular business activity। कैसे कर रहे हो आप? सब लोग यहाँ देखेंगे, you're doing it like a regular business activity, फिर भी ये कहाँ taxable होगा? this will be taxable under income from HP। ये अमेंडमेंट आया है जो फाइनेंस एक्ट 24 में आया है। उन्होंने बोला एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है विच सेज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इवन इफ इट इज डन लाइक अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम HP। इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम HP। लेकिन अगर आप रेंटिंग कर रहे हो लाइक ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, ना इसमें मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया है क्लास में? मॉल का। कौन सा एग्जांपल दिया है? मॉल का। सो रेंटिंग आप किस चीज का कर रहे हो? कमर्शियल प्रॉपर्टी का। एंड बेटा यू आर डूइंग इट लाइक अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस के जैसे कर रहे हो, लाइक अ रेगुलर बिजनेस। मेरा काम ही क्या है? रेंट पे देना commercial properties, then this can go under PGBP, then it will go under PGBP, then it will go under PGBP। समझ में आ रहा है क्या सबको? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फोकसिंग एंड आई होप यू आर ऑल कॉन्सेंट्रेटिंग। सो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2024। तो ये मैंने अमेंडमेंट लेक्चर पे भी कवर कर दिया है जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब What is the basis of charge? मुझे बोलो, what is the basis of charge? GAV is the basis of charge। HP के sections कहाँ से कहाँ होते हैं? 22 to 27। हमेशा जो पहला section है 22 ना बेटा चार्जिंग section है, वो आपका basis of charge, मतलब वो base decide करता है कि किसको टैक्स करेंगे। तो ना basis of charge में ये decide हुआ बेटा कि हम GAV को टैक्स करेंगे। बोलो बोलो क्या decide हुआ? बोलो GAV को टैक्स करेंगे। So we are going to tax the GAV। घर की वैल्यू ही घर का इनकम है। अब जब GAV को चार्ज करेंगे तो वहां पे तुरंत एक और रूल उन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन अगर आप एसओ प्रॉपर्टी होगा तो एसओ प्रॉपर्टी का जीएवी क्या माना जाएगा? नील। यस, सो एसओ प्रॉपर्टी का जीएवी क्या माना जाएगा? नील। तो लोग हो गए खुश, वो बोले अरे कितनी भी एसओ प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? नहीं, लेकिन फिर हमें याद दिलाया गया कि आप मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज को एसओ मान सकते हो? 2। सो ओनली 2 प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रीटेड एज एसओ। मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रीटेड एज एसओ, और दोनों प्रॉपर्टी का जीएवी क्या माना जाएगा? नील माना जाएगा। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट पीयूष जी ने पार्लियामेंट में किया, उन्होंने ये बात नहीं बताई, लेकिन वो आपको पता है कि जब एसओ प्रॉपर्टी में आपको पता है इंटरेस्ट के लिए लिमिट होता है 2 लाख का या 30,000 का। अब जो 2 प्रॉपर्टीज एसओ मानी जाएंगी तो उनके लिए कंबाइंड लिमिट है 2 लाख और 30,000। तो ऐसा नहीं ये घर एसओ है तेरे लिए 2 लाख, अच्छा और एक घर एसओ है तेरे लिए भी 2 लाख, ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला दोनों घर का कंबाइंड करके मैक्सिमम आप कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो? आइदर 2 लाख और 30,000। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, पीयूष गोयल जी ने इलेक्शन वाले ईयर में ये प्रोविजन डिक्लेयर किया था जहां पे एक के बदले 2 घर आप एसओ ट्रीट कर सकते हो। जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। अगर आप रेंट पे देते हो, एक्चुअली रेंट पे देते हो, इट इज कॉल्ड एज अ एलओ प्रॉपर्टी। आप रहने के लिए यूज करते हो तो इट इज कॉल्ड एज एसओ प्रॉपर्टी। बट क्योंकि आप मैक्सिमम 2 ही घर एसओ ट्रीट कर सकते हो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आप मैक्सिमम कितने घर बेटा? 2 ही घर एसओ करके ट्रीट कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा घर है आपके उसको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। बोलो बोलो क्या माना जाएगा? डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। सो जो एक्स्ट्रा बचे हुए 2 घर है आप उसको क्या मानोगे? डीम टू बी लेट आउट। सो वो डीएलओ करके माना जाएगा। सो कभी कभी हमें नोशनल इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब देखो हाउस प्रॉपर्टीज देयरफॉर वी नो आर 3 टाइप्स, एसओ, एलओ एंड डीएलओ। देखो टाइम पास के लिए तो 3 टाइप्स नहीं बनाए, 3 टाइप्स बनाए तो तीनों के रूल्स अलग होंगे। अगर एक ही रूल्स एक ही जैसा सबको ट्रीट करना होता तो हम 3 अलग टाइप बनाते ही नहीं। हमने 3 अलग टाइप इसलिए बनाए क्योंकि इनके रूल्स अलग है। अच्छा, लेकिन कॉम्प्यूटेशन फिक्स होता है क्या? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का कॉम्प्यूटेशन होता है जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। फिनिश लर्निंग HP विथ मी हियर इन द क्लास इटसेल्फ। एकदम जब भी आप रिवीजन लेक्चर अटेंड करते हो आपने
ऐसी चीजें नोट कर लेनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से याद नहीं आ रही। आपको रिवीजन करते वक्त ध्यान में आता है कि हाँ ये तो अच्छे से याद आ रहा है लेकिन ये याद नहीं आ रहा है, वो नोट कर लेना चाहिए और तुरंत रिवीजन लेक्चर के बाद उसी चीज को वापस लर्न करना चाहिए। देन योर चैप्टर इज प्रॉपरली डन। सो कुछ चीजें आपको 100% याद आएंगी, कुछ चीजें आपको 60% याद आएंगी और कुछ शायद 20% याद आएंगी। तो जो आपको 20% याद आ रही है वो आपने फिर से जाके रिवाइज करना चाहिए। सो मार्क डाउन एनी थिंग्स यू फील कि हाँ ये मुझे फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर फिक्स है क्या? हाँ मैम। अब इसमें एसओ के लिए, एलओ के लिए और डीएलओ के लिए क्या रूल्स है समझ के लेते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ओहो, अगर आपकी प्रॉपर्टी क्या है, एसओ प्रॉपर्टी, तो जीएवी क्या होता है? नील। हम म्युनिसिपल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स, जो भी नाम हो, पे करते हैं लेकिन ये खर्चा करके अलाउ नहीं होता। हम पे करते हैं लेकिन खर्चा करके अलाउ नहीं होता। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं आता बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन इज फिक्स 30% ऑफ एनएवी, तो ये भी नील हो जाता है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने लोन लिया है, ऑफ कोर्स लोन आपने बेटे की पढ़ाई के लिए या बेटे की शादी के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए या घर पे कुछ फर्नीचर खरीदने के लिए, वो उसके लिए नहीं लिया, या पर्सनल लोन नहीं लिया है। ये जो लोन है, क्योंकि चैप्टर एचपी की बात कर रहा है, लोन भी एचपी से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट आपने उस लोन पे किया तो वो खर्चा है। एसओ के लिए ये खर्चा अलाउ होगा लेकिन विद इन द लिमिट। वो जो लिमिट 2 लाख या 30,000 की है। मैम हम लोन कितने पर्पस के लिए ले सकते हैं? 5। मान एसओ हो, एलओ हो या डीएलओ हो, लोन कैन बी टेकन फॉर 5 पर्पसेस। इट कैन बी टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रेनोवेशन। 5 पर्पस के लिए लोन लो। एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पे हमने लोन ना पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए लिया था। इंटरेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस वो अलाउ नहीं होता। एचपी में सिर्फ 5 पर्पस बोले गए, बराबर है क्या? यस। अब मैम एसओ के लिए, अच्छा लोन हम किससे ले सकते हैं? लोन जो है आप बैंक से ले लो, एफआई से ले लो, एनबीएफसी या फ्रेंड्स या रिलेटिव। तो माने फ्रेंड और रिलेटिव से लिया तो भी क्या मुझे 24B का डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। मैम आप ऐसे क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोन के रीपेमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रिंसिपल। इंटरेस्ट पोर्शन 24B में कवर होता है और प्रिंसिपल पोर्शन को 80C मिलता है। 80C के रूल्स के हिसाब से 80C तभी मिलेगा व्हेन यू डू प्रिंसिपल repayment of the loan and the loan should be taken only from banks। मतलब फ्रेंड रिलेटिव वहां पे अलाउड नहीं है। ऐसा कैसा मैम? अरे वो अलग सेक्शन है ना, तो 80C का सेक्शन अलग है तो उसके रूल्स अलग होंगे। 24B अलग है तो बेटा 24B के रूल्स अलग होंगे। झेपता है कि नहीं झेपता है? अब देखो मैम, जितना भी इंटरेस्ट दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको याद रखना है कि लिमिट है 2 लाख की और 30,000 की। अब 2 लाख की पहले हमेशा चेक फॉर द 2 लाख का लिमिट। अगर 2 लाख की लिमिट के कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो रहे तो बाय डिफॉल्ट द लिमिट इज 30,000। ये 2 लाख वाली और ये 30,000 वाली लिमिट सिर्फ और सिर्फ एसओ के लिए है। गलती मत करना एग्जाम में, एलओ प्रॉपर्टी या डीएलओ प्रॉपर्टी को लिमिट यूज नहीं करना। अब 2 लाख की लिमिट कब आती है? मैम अगर हम कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? 3। अब 3 कंडीशन में पहली कंडीशन है लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। दूसरा, द लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। Then, if the loan is taken for construction, the construction should be completed within 5 years from the end of that year in which the लोन हैज बीन टेकन। तो लोन लेने से 5 साल के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना चाहिए, राइट। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लिमिट 2 लाख है, वरना लिमिट 30,000 है। लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना है। 2 प्रॉपर्टीज ऐसे हो गई, एक का लोन 1.5 लाख है, दूसरे का भी 1.5 लाख है, लेकिन दोनों मिला के टोटल 3 लाख हुआ, चलेगा क्या? नहीं। कितना अलाउ होगा? 2 लाख। उसके बाद मैम 2 एसओ प्रॉपर्टी है या एक ही एसओ प्रॉपर्टी है। मैंने एक लोन लिया था परचेज के लिए, वो तो अभी चल ही रहा है। ओके, एक लोन परचेज के लिए लिया था, उसका इंटरेस्ट आ रहा है 2,18,000। फिर मैंने लोन 2 ले लिया रिपेयर के लिए, उसका इंटरेस्ट आ रहा है 55,000। तो आप इसको रेस्ट्रिक्ट करोगे, पहले 2 लाख
फिर इसको रेस्ट्रिक्ट करोगे 30,000, क्योंकि एक ही घर है, कुछ भी हो जाए आपका इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड 2 lakhs, इट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs। तो ये रेस्ट्रिक्शन जो है आपको याद में रखना पड़ेगा। एसओ प्रॉपर्टी सिंपल सा है, यहाँ पे खत्म भी हो गया, एसओ में इतना ही बात होती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है, आपको क्वेश्चन में, हाँ, अब एलओ और डीएलओ, एलओ और डीएलओ में क्या होता है, जब जीएवी की बात करेंगे ना बेटा, एलओ का जीएवी कैसा होता है, यूजिंग ओनली स्टेप 1, एलओ का स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, डीएलओ का स्टेप 1। यस, अब म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, पेमेंट शुड बी डन बाय द ओनर। तो कहीं क्वेश्चन में दिया कि टेनेंट पे कर रहा है तो अलाउ मत करना। म्युनिसिपल टैक्सेस के अलग नाम हो सकते हैं, जैसे लोकल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्सेस, सीवरेज टैक्स। ये जनरली क्वेश्चन में से पढ़ के देखना कि लोकल अथॉरिटी वाला टैक्स जो होगा, लोकल टैक्सेस वो अलाउ होंगे, पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे। मतलब अपने लास्ट ईयर के 2-3 साल का बैकलॉग हो गया था, आपने इकट्ठा पे कर दिया तो अलाउ कर देंगे क्या, जी हाँ, तो वो अलाउ कर दिया जाएगा। सो म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, एब्सोल्युटली ओके। फिर आपको एनएवी आएगा, एनएवी में से मिलेंगे आपको डिडक्शंस, 2 ही डिडक्शंस मिलते हैं, 24A एंड 24B। सब लोग रिपीट करेंगे, 24A एंड 24B। व्हाट इज 24A? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24B इंटरेस्ट ऑन। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, 30% ऑफ एनएवी। इज दैट फिक्स्ड? Yes. Is it standard for everyone? Yes. That is why this is called as standard deduction. That is why this is called as standard deduction. Question में दिए गए extra information about insurance of the house, repairs of the house, painting of the house, maintenance of the house, some lease money, some extra information given is just not relevant. All of that is wrong number. एक बार 30% standard deduction allow हो गया, actual expenses are ignored. आपका actual expenses 0 हो, कम हो, ज्यादा हो, आपको फिक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता ही है। इज दैट क्लियर? एक और चीज है जहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कहां से? एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड अनरियलाइज रिकवर्ड, वहां से भी आपको फिक्स 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद मैं बात करूंगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हियर ऑल्सो आई कैन टेक द लोन फॉर 5 पर्पसेस, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रेनोवेशन। यहां जितना भी इंटरेस्ट होगा उतना अलाउ होगा। इंटरेस्ट जो है आपको अलाउ होता है ऑन अक्रूअल बेसिस। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एसओ का हो, एलओ का हो या डीएलओ का हो, इट इज ऑलवेज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। इस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में कुछ खास बात है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में एक और इंटरेस्ट आता है विच इज कॉल्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। आई विल कम टू दैट इन सम मिनट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में एक आता है प्री कंस्ट्रक्शन, दूसरा आता है ये एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होता है। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आई थिंक दैट शुड बी क्वेश्चन नंबर 23, जो रमन वाला क्वेश्चन है हमारी मंजूषा से। आपको वो रिवाइज करना है फॉर दीज 2 or 3 पॉइंट्स। एक, वहां पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि इंटरेस्ट 25,000 है, उसमें से रमन ने सिर्फ 21,000 पे किया एंड रेस्ट इज स्टिल अनपेड। आई डोंट केयर, पूरा का पूरा 25,000 अलाउ किया हमने बिकॉज इट इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। फिर इस इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो समटाइम्स यू नो आई हैव अ ओल्ड लोन एंड देन आई टेक अ फ्रेश लोन। ओल्ड लोन मतलब मैंने घर के लिए लिया, एसबीआई से लिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लोन लिया। फिर मुझे पता चला अरे आईसीआईसीआई बैंक को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है, तो आई गो टू आईसीआईसीआई बैंक, आई टेल देम कैन यू गिव मी अ फ्रेश लोन फॉर दिस हाउस। जैसे ओके कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, एसबीआई का अभी भी 40 lakhs आउटस्टैंडिंग है। जैसे ओके हम लोन सैंक्शन करेंगे, हम एसबीआई का पेमेंट कर देंगे, आप हमें ईएमआई देना। तो मैं अभी फ्रेश लोन का पेमेंट कर रही हूँ, नॉट द ओल्ड लोन। सो दिस फ्रेश लोन वॉज टेकन टू रीपे द ओल्ड लोन। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू repay the old loan is allowable under section 24B. But sometimes if my interest is unpaid, मैंने इंटरेस्ट ही पे नहीं किया, फॉर सम रीजन मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मेरा प्रिंसिपल भी रह गया, मेरा इंटरेस्ट भी रह गया। मेरा इंटरेस्ट जो अनपेड है वो उसके ऊपर बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउेबल। तो ये रमन वाले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर कर दी है।
अब इंटरेस्ट के पार्ट में अभी एक ही मुद्दा बचता है, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. आई विल क्विकली टॉक अबाउट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू द GAV कैलकुलेशन. इज दैट ओके विद एवरीबडी? यस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात करते हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मैंने बता दिया, लिमिट म्युनिसिपल टैक्सेस भी बता दिए, एग्जाम्पल्स फॉर ओके GAV कैलकुलेशन. मुझे अभी आपको क्या बताना है? पहले प्री कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो पहले प्री करते हो और फिर ये काम करेंगे. ठीक है, GAV बाद में करते हैं. चलेगा क्या? रिवीजन में तो चलता है ना सीक्वेंस, अपन क्या भी फॉलो करेंगे. तो किधर है किधर है किधर है? ओ माय गॉड, या आई गॉट इट. चलो 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 फोकस करेंगे, सारे बच्चे फोकस करेंगे. रेडी रेडी रेडी. चलो, हम अभी किस चीज की रिवीजन कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. उसमें दो इंटरेस्ट आ सकते हैं. पहला प्री कंस्ट्रक्शन एंड करंट ईयर. पहला प्री कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड करंट ईयर्स इंटरेस्ट. ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. प्री कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पढ़ के हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाला है? देखना कि डेट ऑफ टेकिंग द लोन क्या है, फिर देखना कि घर कब रेडी हुआ, घर रेडी होने वाला ईयर और लोन लेने वाला ईयर में गैप है. मतलब लोन मैंने पहले ले लिया, घर रेडी बाद में हो गया. आपने क्योंकि बैंक से लोन ले लिया, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेना चालू कर देती है. लेकिन घर रेडी 2 साल बाद हुआ तो HP का वर्किंग 2 साल बाद होगा. तो इसलिए ये पीरियड में जो भी इंटरेस्ट होता है हमने बैंक को पे कर दिया, बुक्स में एंट्री कर दी, लेकिन इनकम टैक्स वर्किंग में कंसिडर नहीं हुआ. उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. या मैम आपने जो फॉर्मूला दिया है वो यूज करके भी क्या समझ में आ सकता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है क्या? हाँ, उससे भी समझ में आ सकता है. नाउ ये जो फॉर्मूला है, व्हाट इज दिस? दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. सब लोग रिपीट करेंगे क्या फॉर्मूला? बोलो मेरे साथ. डेट ऑफ टेकिंग द लोन till the date of repayment of the loan or 31st March immediately preceding the completion of construction. So date of taking the loan लिखने का, डेट ऑफ रीपेमेंट लिखने का. जनरली रीपेमेंट काफी लेट ही होता है, क्वेश्चन में दिया जाएगा या कभी कभी नहीं भी दिया जाएगा, वो लेटर डेट ही होता है. लोन जनरली हम 20 साल 30 साल 25 साल ऐसे लेते हैं. और आपने हमेशा जिस दिन को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जैसे कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन 30 जून 23 को हुआ तो उसके पहले वाला मार्च लेना है, 31 मार्च 23. बराबर है? तो इस डेट तक प्री कंस्ट्रक्शन होगा. उसके पहले वाले ईयर तक प्री कंस्ट्रक्शन है. 30 जून 23 को घर रेडी हो गया, मतलब PY 23-24 से तो आपका HP का वर्किंग चालू हो जाएगा. यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट नहीं आएगा. आप पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालो, उस पीरियड के लिए आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है. वो जो टोटल इंटरेस्ट होगा, वी आर अलाउड टू राइट इट ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैन बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो 1/5 1/5 1/5 करके 5 साल में अलाउ करना. जब भी आप प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउ करोगे, आप ये भी देखना कि अरे ड्यूरिंग द ईयर अभी भी, जैसे आपका करंट ईयर हमेशा PY 24-25 होगा, आपने चेक करना चाहिए अरे 24-25 में अभी भी बैंक का लोन चालू है क्या, अभी भी क्या बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेगी? हाँ लेगी. तो अगर करंट ईयर का जितना भी इंटरेस्ट है वो कहाँ आएगा? करंट में. प्री कंस्ट्रक्शन एंड करंट, ये दोनों इंटरेस्ट मिला के अगर एसओ प्रॉपर्टी है, इट कैन नॉट एक्सीड 2 lakhs और इट कैन नॉट एक्सीड 30,000. जो भी आपको लिमिट एप्लीकेबल होगी वो. आजकल तो लिमिट ऑफकोर्स 2 lakhs वाली हो जाती है क्योंकि लोन्स आर जनरली आफ्टर 99. तो आपको याद रखना है प्री प्लस करंट मिला के कैन नॉट एक्सीड 2 lakhs. इज दैट क्लियर? यस. अब प्री कंस्ट्रक्शन में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है. समटाइम्स ऐसा वियर्ड सा डेट आ सकता है. मान के चलो आपके घर का कंस्ट्रक्शन ही 31 मार्च 23 को हुआ, तो आप कौन सा वाला मार्च लोगे? 31 मार्च 22. तो हमेशा कंस्ट्रक्शन वाली डेट लिखना, उसके पहले वाला 31 मार्च लिखना. बराबर है? यस. समटाइम्स बिना फॉर्मूले के भी हमें ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट गेस करते आना चाहिए. जैसे कि एक रोहिणी रवि वाला क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. मैंने भी इसको कंप्लीट क्लास में लिया हुआ है. आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी क्वेश्चन नंबर 10 इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली. चेक करना क्या रोहिणी रवि का क्वेश्चन नंबर 10 है. अब रोहिणी रवि के क्वेश्चन में हमने क्या किया था? इस क्वेश्चन में हमने ये किया था बेटा कि जो रोहिणी रवि वाला क्वेश्चन है, यस, तो जो 31 मार्च आपको घर
आपको ना कंस्ट्रक्शन का डेट दिया जाएगा, उसके पहले वाले 31 मार्च तक हमेशा प्री कंस्ट्रक्शन आएगा, और उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, करंट ईयर का इंटरेस्ट होता है। समझ में आ गया क्या? यस, सो यू हैव टू रिवाइज दिस रोहिणी रवि वाला क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 से आप अगर स्टार्ट करते हो, 8 से लेके क्वेश्चन 12 जो पूर्णा वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पे है, तो आपने एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। सो प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है, घर कंप्लीट हुआ आज लेकिन लोन लिया था पहले, तो इस गैप को जो इंटरेस्ट होता है उसको हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलते हैं। इट इज अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. Is that clear to everybody? Yes, so do revise as soon as you watch this lecture, you must revise immediately pre-construction interest question number 8 से लेके question number 12 तक. Is that okay with everybody? Yes, that's about your pre-construction interest. Now अब मैं आपको फटाफट से GAV कैलकुलेशन बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। अब GAV कैलकुलेशन देख लो बेटा, लाइव स्ट्रीमिंग बेटा, किसी को आपको कोई डाउट है क्या? अब देखते हैं GAV कैलकुलेशन। नाउ फोकस एंड अंडरस्टैंड। GAV कैलकुलेशन के एसओ के लिए तो नील ही होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब DLO की बात करेंगे। DLO के लिए होता है सिर्फ स्टेप 1। स्टेप 1 होता है एक्सपेक्टेड रेंट ER, एंड स्टेप 2 होता है एक्चुअल रेंट दैट इज AR। बेटा DLO को ना AR हो ही नहीं सकता, क्योंकि DLO एक्चुअली रेंट पे दिया ही नहीं है। DLO इज डीम्ड टू बी गिवन ऑन रेंट। DLO इज डीम्ड टू बी गिवन ऑन रेंट। क्या वो एक्चुअली रेंट पे दिया है? नो, वो एक्चुअली रेंट पे नहीं दिया है। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस, तो पहला जो स्टेप होता है वो ER होता है। हाउ डू यू कैलकुलेट द ER? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, दोनों में से विच एवर इज हायर, बट दैट हायर अमाउंट शुड बी सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, मतलब वो स्टैंडर्ड रेंट के अंदर होना चाहिए। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऐसा वैल्यूएशन है, अच्छा ये MV, FR, स्टैंडर्ड रेंट रेडीमेड एग्जाम में दिया जाता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऐसा वैल्यूएशन होता है जिसपे लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल टैक्सेस लेती है। और फिर उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेंट। ये ऐसा रेंट है विच इज गिवन बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। ऐसी कभी कभी हो सकता है कि स्टैंडर्ड रेंट कहीं किस जगह पे एप्लीकेबल ही नहीं है। जब भी स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं होता, इट इज ऑल राइट, जस्ट डू म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। मैम अभी फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट इज रेंट ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आसपास पड़ोस में आप देखोगे कि प्रॉपर्टी का रेंट क्या है, तो ये जो होता है फेयर रेंट इज रेंट ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? आपको मिलेगा ER। अब आप दूसरा वर्किंग करते हो विच इज द म्युनिसिपल which is the AR. Now how do I calculate AR? AR is equal to annual rent received or receivable. AR is equal to annual rent received or receivable. उसमें से हम माइनस करते लेस unrealized rent. Everybody look here, everybody look here. उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? unrealized rent of the current year, मतलब bad debts, आपको unrealized rent नहीं मिला। उसके बाद हम माइनस करते हैं लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और फिर जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं स्टेप 2 विच इज योर AR। उसको बोलते हैं स्टेप 2 विच इज योर AR। अब वैकेंसी का मतलब क्या होता है? वैकेंसी का मीनिंग होता है, वैकेंसी का मीनिंग होता है वांट टू गिव द प्रॉपर्टी ऑन रेंट बट आई कैन नॉट फाइंड द टेनेंट। आई वांट टू गिव द प्रॉपर्टी ऑन रेंट बट आई कैन नॉट फाइंड द टेनेंट। कभी भी अगर ओनर उस घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए लग जाए तो वो एसओ पीरियड को कभी भी वैकेंसी माना नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये अनरियलाइज रेंट के लिए रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में बाय चांस दिया कि रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो अनरियलाइज रेंट माइनस मत करना। अच्छा, अगर दिया कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो मैम कुछ भी नहीं दिया, क्वेश्चन इज साइलेंट, देन मेक नॉर्मल अजम्पशन कि रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बराबर है क्या? ये रूल 4 की कंडीशंस क्या है? रूल 4 में 4 कंडीशंस है कि बैड डेट्स हो गए अनरियलाइज रेंट, तो आप लॉजिकली क्या करोगे? पहले तो आप क्या करोगे? पहले तो देखा जाएगा कि आपकी टेनेंसी जो है वो क्या है? बोनाफाइड। उसके बाद जो टेनेंट है, उसके बाद जो कौन है? टेनेंट। टेनेंट को आप बोलते हो कि घर खाली कर दे भाई, तू पैसे नहीं दे पा रहा है, लीव द हाउस, वेकेट द हाउस। सो टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी। और 3, ही इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑल्सो ऑफ योर्स, मतलब उसको आपने घर भी रेंट पे दिया था और ऑफिस भी रेंट पे दिया था। अब घर का रेंट नहीं दे पा रहा है तो आपने उसको घर खाली करने को बोल दिया, लेकिन आपने उसको ऑफिस खाली करने के लिए भी बोलना
पड़ेगा, तभी वो कंडीशंस ऑफ रूल 4 सेटिस्फाई होंगी। और लास्ट कंडीशन रूल 4 की है, यू हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट द टेनेंट, or you can convince the assessing officer कि taking of legal action is of no use, that is why I have not taken the legal action, so that is why I have not taken the legal action। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। स्टेप 2 आ गया, स्टेप 1 आ गया। स्टेप 1 ER है, स्टेप 2 AR है। अब 2 फिगर्स आ गए, दोनों में से हमेशा GAV कोई तो एक ही होगा। अब इनकम टैक्स बोलता है आप स्टेप 3 पे जाओ। स्टेप 3 पे तभी जाना अगर स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1 एंड देयर इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो आपका ना स्टेप 2 लेस है, कुछ तो गड़बड़ है यार। एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है और फिर भी आपको एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, देन वी आर नॉट ओके विथ इट, दैट्स द गड़बड़। कि आपने कहीं कुछ रेंट कैश में तो नहीं ले लिया, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है बट आपका एनुअल रेंट कम है। तो व्हेनेवर योर एनुअल रेंट इज लेस एंड देयर इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो क्या हम कर सकते हैं ऐसे केस में? हम लोग स्टेप 3 में जाते हैं। लेकिन अगर स्टेप 3 एप्लीकेबल नहीं है, व्हेनेवर स्टेप 3 इज नॉट एप्लीकेबल, व्हाट इज द फाइनल GAV? स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। ओके मैम, अगर स्टेप 3 एप्लीकेबल हो गई मतलब स्टेप 2 इज लेस एंड दोनों होना चाहिए एंड देयर इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी, फिर हम स्टेप 3 में जाते हैं। बेटा जब आप स्टेप 3 में जाते हो तो आपको रीजंस फाइंड आउट करने होते हैं। तो जब भी हम रीजन फाइंड आउट करते हैं, रीजन का मतलब आपको 3 बार चेक करना होता है। जैसे कि आपके स्टेप 3, आपकी जो स्टेप 2 है उसमें ना 3 वर्किंग आती है। पहले स्टार्ट होता है एनुअल रेंट से, फिर अनरियलाइज रेंट से, फिर वैकेंसी से। वैकेंसी आपको 3 बार स्टेप 2 की फिगर्स को स्टेप 1 से चेक करना है फॉर रीजंस। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर है, ये जो एनुअल रेंट 180 है, ये क्या इस स्टेप 1 के 180 से कम है क्या? नहीं। फिर 180 में से 15,000 लेस करो, अगली स्टेप पे जाओ, 15,000 लेस करो, 165 आता है। इज 165 लेस देन 180? यस। तो ये लेस किसकी वजह से हुआ? अनरियलाइज रेट। फिर और भी लेस हो सकता है बिकॉज ऑफ वैकेंसी। सो आपके जो रीजंस है आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने पड़ेंगे। तो आपके जो रीजंस है हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 2। तो कहाँ है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा यहाँ लिखा हुआ। हाँ मिल गया। तो आपके जो रीजंस है हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे? 2। अगर आपका रीजंस ओनली वैकेंसी है तो फाइनल GAV स्टेप 2, बट अगर आपके रीजंस में V प्लस अदर्स है तो फाइनल GAV स्टेप 1 दैट इज ER। याद रखना आपके ना रीजंस एक्चुअली 3 हो सकते हैं कि एनुअल रेंट ही कम है स्टेप 1 से, या एनुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट लेस करने की वजह से लेस हो गया, या उसमें से वैकेंसी और लेस किया तो लेस हो गया। तो आपको ये 3 बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? पक्का सबको समझ में आ रहा है? तो आपको ये वर्किंग कितनी बार करनी पड़ेगी? 3 बार। अब ये रीजंस अलग अलग है, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ये जो हैंड रिटन फाइल है मेरी, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो आप इसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बराबर है क्या? 1 मिनट। उफ, ये अलग सारे इसके रीजंस थे। अनरियलाइज रेंट रूल 4 मैंने बता दिया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया। हाँ, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ICAI को बहुत पसंद है। कभी कभी अनरियलाइज रेंट, आपने घर बेच दिया, फिर भी वो बेचारा टेनेंट आ गया, ये मेरा ना ये रेंट पेंडिंग था, ले लो ना, ये अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड है। या आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, आपने बोला था नहीं रेंट अभी 12,000 बहुत कम है, नहीं रेंट को बढ़ा के 14 कर दो, लेकिन उसका अप्रूवल बहुत देर से मिला, और जब मिला तो वो आपको बुलाते और आपको डिफरेंस का चेक दे देते, उसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ रेंट। मैम एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? एरियर्स को एरियर्स नाम बोला जाएगा, अनरियलाइज रेंट को अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड बोलेंगे। जो भी आपको मिलता है इट इज ऑलवेज टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट, एंड कभी भी ये कौन से भी ईयर को बिलोंग करने दो, इट इज ऑलवेज टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट। इट इज ऑलवेज टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इट इज ऑलवेज टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपका घर हो या घर ना हो, HP में आएगा, इन द ईयर ऑफ रिसीट आएगा। आपका एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो कम हो, लिटिगेशन एक्सपेंसेस आपने किया होगा, कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा, वी इग्नोर दैट, वी डायरेक्टली कंसिडर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। वी डायरेक्टली कंसिडर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। इज दैट ओके विद एवरीबडी? यस। तो ये अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट के बारे में बताया। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है ये कॉम्पोजिट रेंट या कंबाइंड रेंट है। इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन नंबर 17 इन जो मंजूषा में क्वेश्चन है वो है
कंबाइंड या कॉम्पोजिट, इस रेंट का शब्द का अर्थ क्या है? कंबाइंड रेंट होता है। कंबाइंड मतलब आपको प्रॉपर्टी का भी रेंट मिल रहा है प्लस आपको एमिनिटीज का भी रेंट मिल रहा है। अब ये जो रेंट होता है लेटिंग आउट, ये दो प्रकार की होती है। एक है लेटिंग आउट एक्टिविटी इज सेपरेबल, एक है लेटिंग आउट एक्टिविटी इज सेपरेबल और दूसरा है लेटिंग आउट एक्टिविटी इज नॉट सेपरेबल। अगर लेटिंग आउट एक्टिविटी सेपरेबल है मतलब क्या, क्या ऐसा कहीं रूल है क्या कि जब मुझे फ्लैट रेंट पे देना चाहिए तो उस बिल्डिंग में लिफ्ट होना चाहिए? लिफ्ट एक एमिनिटी है, तो बिना लिफ्ट के भी बिल्डिंग्स में जो फ्लैट होते हैं वो रेंट पे जाते हैं क्या? जाते हैं, ऑफकोर्स जाते हैं, ऑफकोर्स जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा बोला है क्या कि घर के साथ फर्नीचर होना ही चाहिए? नहीं, अनफर्निश्ड फ्लैट्स भी रेंट पे जाते हैं। तो जब आप घर के साथ एमिनिटीज देते हो, घर के साथ आप फर्नीचर देते हो, ये लेटिंग आउट एक्टिविटी सेपरेबल होती है। और जब ये सेपरेबल होती है आप उसको सेपरेट कर दो। एचपी का रेंट एचपी में डाल दो, एमिनिटीज वाला फर्नीचर वाला रेंट आप इनकम है बट यू पुट इट अंडर आईओएस और पीजीबीपी, तो एचपी का रेंट एचपी में जाएगा, फर्नीचर और एमिनिटीज का रेंट आईओएस या पीजीबीपी में जाएगा। एग्जाम के लिए हम हमेशा उसको आईओएस में ही लेते हैं। अब बात आता है लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल। लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल, अब लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल का एग्जांपल है सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल, फैक्ट्री, मुझे क्या रेंट पे देना है? फैक्ट्री। फैक्ट्री में बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है। बेटा आप ध्यान से सुन के लो अभी जो मैं बोल रही हूँ। मैंने ना अगर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देना है, सिर्फ क्या? प्लांट एंड मशीनरी, वो तो एचपी में आएगा ही नहीं। एचपी का दरवाजा कब खुलता है? व्हेन देयर इज अ, तो जब आप प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दोगे, मैं आपको सिखाऊंगी आईओएस वाले चैप्टर में कि जब मशीनरी सिर्फ रेंट पे देते हैं तो वो पीजीबीपी में जा सकता है या वो आईओएस में जा सकता है। मुद्दा यहाँ किसका चल रहा है? एचपी का। तो मैं घर को रेंट पे दे रही हूँ, घर के साथ एमिनिटीज दे रही हूँ, ये लेटिंग आउट सेपरेबल हो गया। लेकिन अब मैं बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के साथ सिनेमा हॉल के सारे फैसिलिटीज दे रही हूँ या मैं फर्निश क्लासरूम दे रही हूँ, तो जब ये फर्निश क्लासरूम रेंट पे दे रही हूँ, आई एम ऑल्सो गिविंग यू द बेंचेस ऑन रेंट, दिस ऑन रेंट, द प्रोजेक्टर ऑन रेंट, द माइक सिस्टम एंड एवरीथिंग ऑन रेंट एज अ क्लासरूम एज अ होल। फैक्ट्री में फैक्ट्री की बिल्डिंग भी आ रही है और सब सेटअप भी आ रहा है। जब लेटिंग आउट इनसेपरेबल होता है, पूरा रेंट एक ही जगह पीजीबीपी या आईओएस में जाता है। वी जनरली टैक्स इट अंडर आईओएस। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सो ये हुआ कॉम्पोजिट रेंट। अब ये आपको पता है असेसी कैन ट्रीट मैक्सिमम 2 हाउसेज एज एसओ, लेकिन लिमिट ऑफ 2 लाख और 30,000 इज अवेलेबल फॉर बोथ द एसओ प्रॉपर्टीज कंबाइंड। करेक्ट है क्या? अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन आता है जैसे गणेश वाला क्वेश्चन है, जहां पे 3 प्रॉपर्टीज रेंट पे दी है, सॉरी 3 प्रॉपर्टीज आपकी एसओ है, तो मैम हमें तो 2 ही एसओ ट्रीट करनी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वो पूरा एक लंबा मेथड है सॉल्व करने का। आप देखोगे कि गणेश के पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शन। 3 घर है तो उसके पास 3 ऑप्शन है। हाउस 1 हाउस 2 को एसओ ट्रीट करो, या हाउस 1 एंड हाउस 3 को एसओ ट्रीट करो, या हाउस 2 और हाउस 3 को एसओ ट्रीट करो। बचा हुआ हाउस डीएलओ बनेगा। तो आपको बकायदा पूरा इनकम फ्रॉम एचपी निकालना पड़ेगा, फिर जो इनकम सबसे कम आ रहा है वो वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो हमने किया। इसके ऊपर था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 गणेश का, और क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। करेक्ट है क्या? यस। तो ये हो गया, ये उसी के एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके साथ ऑफ कोर्स फाइल शेयर कर दिए। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनर्स। अब को ओनर्स वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना है कि कैन समबडी जॉइंटली ओन अ प्रॉपर्टी? द आंसर इज यस, 2 people कैन जॉइंटली ओन अ प्रॉपर्टी। इट इज कॉल्ड एज को ओनर्स और जॉइंट ओनर्स। अब जॉइंट ओनर्स के केस में आपको ये समझना है कि मान के चलो एक्स और उसका भाई है, ओहो एक्स और उसका भाई है, उन्होंने घर लिया है, दोनों इक्वल ओनर है 50-50। उन्होंने घर एसओ पर्पस के लिए लिया। किस पर्पस के लिए लिया है? एसओ पर्पस। अब एक्स का शेयर 50%, वाई ब्रदर का शेयर 50%। सवाल टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज का ये आया, शुड वी ट्रीट देम एज एओपी? इनको एक ही घर है तो इनको जॉइंटली टैक्स पे करने को लगाएं? तो हमने बोला नहीं, आप स्प्लिट कर दो, एक्स को एक्स का शेयर दे दो, ब्रदर को ब्रदर का शेयर दे दो। तो एसओ प्रॉपर्टी में जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्सेस नील, सब कुछ नील है, लेकिन इनका इंटरेस्ट 3 लाख है। तो अब मुद्दा है हमने 1.5 और 1.5 लाख अलाउ करना चाहिए। मतलब क्या? भाई को 2 लाख की लिमिट अलग मिलेगी, एक्स को 2 लाख की लिमिट अलग मिलेगी। सो 2 लाख या 30,000 की लिमिट इज अवेलेबल फॉर ईच को ओनर। 2 लाख या 30,000 की लिमिट इज अवेलेबल फॉर ईच को ओनर। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? कभी कभी ये को ओनर्स जो है प्रॉपर्टी लेके रेंट पे भी दे सकते हैं। अगर वो रेंट पे देते हैं तो वो उनका इनकम हुआ। इसमें आपको याद रखना है कि अगर एसओ प्रॉपर्टी है तो पहले स्प्लिट करो
फिर सॉल्व करो, और एलो प्रॉपर्टी है तो पहले सॉल्व करो और बाद में स्प्लिट करो। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमने किया था इस क्वेश्चन नंबर 23 विच इज अरुण एंड बिमल। सो क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 अरुण एंड बिमल का सवाल जो है हमने किया था। सो 24, 23, 22 ये सारे क्वेश्चंस हमारे को ओनर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये को ओनर का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद देयर इज अ थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनर, देयर इज अ थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनर। अब जो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो ही पॉइंट्स है। पहला, एक्स ने घर मिसिज एक्स को गिफ्ट कर दिया, मिसिज एक्स ने रेंट पे दे दिया, मिसिज एक्स को 3 लाख का रेंट मिल रहा है, बट ये 3 लाख का रेंट ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्स होगा बिकॉज ट्रांसफरर इज ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। सो व्हेन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स द असेट टू हिज और हर स्पाउस फॉर inadequate consideration, it is treated as deemed owner. Only when this house is given under an agreement to live apart, concept of deemed owner will not apply. Second point, if I as an individual gift a property or do a inadequate transfer to a minor child, then also I, the transferor, will become the deemed owner. ये deemed owner का concept will not apply in case of a minor married daughter. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। अब डीम्ड ओनर की कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में बिल्कुल आती है, इनडायरेक्टली आती है। जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ, एग्जाम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स बिजनेस कर रहा है तो उसके कौन सा हेड ऑफ इनकम हो गया? पीजीबीपी हो गया। कहीं नीचे छोटा सा एडजस्टमेंट दिया जाएगा, उस एडजस्टमेंट बोला जाएगा कि मिस्टर एक्स ने 10 साल पहले या 4 साल पहले, जानबूझ के से पुराना कोई तो डेट देंगे, मिस्टर एक्स ने 10 जून 2018 में वाइफ को घर गिफ्ट कर दिया। तो आपको लगता है अरे ये तो इररेलेवेंट डेटा है, तो आप उसको उधर ही इग्नोर कर देते हो, उधर ही उसको इज्जत नहीं देते। तो 2018 में है, मुझे क्या करना है, तब गिफ्ट किया था। Wife has given it on rent. Every year she is getting a rent of 3 lakhs. बेटा ये जो 3 lakhs का इनकम है, आपको लगता है ये वाइफ का है, भूल जाते हो। मैंने ऐसे डीम्ड ओनर का पूछा तो आप आंसर दे पाओगे, बट ऐसे आपको क्लिक होना चाहिए कि ये जब वाइफ को गिफ्ट किया, वाइफ ने आगे रेंट पे दिया, ये जो 3 लाख है ये इस केस में हस्बैंड हैज बिकम द डीम्ड ओनर। सो 3 लाख जो है ये इनकम फ्रॉम एचपी हस्बैंड का आएगा। मतलब जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्स के लिए पीजीबीपी इनकम भी होगा और एक्स के लिए हाउस प्रॉपर्टी भी होगा। फिर 3 लाख का जीएवी लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर्मेट जैसा है वैसा आगे कंटिन्यू होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो दैट डीम्ड ओनर की ये दो ही कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो डीम्ड ओनर है मैं क्विकली जस्ट हेडिंग बता देती हूँ। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट, माने टेम्पल वाला एग्जाम्पल। इम्पार्टिबल मतलब ऐसा स्टेट जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता। तो जो होल्डर है, जिसको पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, उसी को इनकम टैक्स कन्वीनियंस के पर्पस के लिए डीम्ड ओनर मानेगी। फिर इनकम टैक्स बोलेगी आपस में आप आपका हिसाब किताब सेटल कर दो, हम होल्डर को ही डीम्ड ओनर मानेंगे, उसी से हम हमारा टैक्स रिकवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपके पास अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ्लैट है, आप ही उसके लीगल ओनर भी हो, आप ही उसके डीम्ड ओनर भी हो। उसके बाद आता है जय और वीरू वाला एग्जाम्पल। जय और वीरू, जय ने अपना घर वीरू को बेचा, उन्होंने एग्रीमेंट किया लेकिन उस एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं किया। जय वॉज इन अ हरी, उसको यूएस के लिए निकलना था, 3 साल के लिए उसे कंपनी ने काम दिया था कि आप यूएस में काम करो। वो उसके दोस्त वीरू को बोलता है तू 10 लाख दे दे, बचे हुए पैसे जैसे तेरे हो जाएंगे लोन सैंक्शन तू दे देना। वो उसको घर की चाबी दे के चला जाता है। तो मतलब पोजेशन दे दिया, जय ने कुछ पैसे दिए, ही हैज प्रॉमिस्ड टू पे द बैलेंस कंसिडरेशन। देन इन सच अ केस वीरू विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। इज दैट क्लियर? यस। उसके बाद कभी कभी आप जब प्रॉपर्टी लीज पे देते हो, और ये लीज पीरियड कंपलसरी 12 ईयर्स फिक्स्ड है क्या? हाँ, एक्ट ने फिक्स किया है। जब भी आप प्रॉपर्टी लीज पे देते हो और ये लीज का पीरियड 12 साल के ऊपर है, तो जिसको लीज पे मिला उसी को डीम्ड ओनर माना जाता है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन अगर मैंने लीज पे दिया और मेरा लीज सिर्फ 6 ईयर्स का है, तो फॉर 6 ईयर्स आपको डीम्ड ओनर माना नहीं जाएगा, मैं ही ओनर हूँ। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। नाउ जस्ट लाइक दैट यू ऑल्सो हैव वन इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्मॉल थिंग्स हियर एंड देयर विच आई जस्ट क्विकली कवर। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी। 26 रेंटिंग एंड 28 में इफ आई हैव अ प्रॉपर्टी फॉरेन में,
सो इफ यू हैव अ हाउस प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री तो उसका वर्किंग कैसे होगा, उसका वर्किंग नॉर्मल तरीके से ही होगा, सेम फॉर्मेट, जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्सेस सब कुछ सेम. सो वर्किंग विल बी डन इन नॉर्मल वे, विल बी डन इन नॉर्मल वे. तो हम नॉर्मल वे में ही इसका वर्किंग करते हैं. बराबर है. प्रॉपर्टी कहाँ होती है, फॉरेन में. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि कौन से केसेस में जीएवी नील लिया जाता है. कब कब जीएवी नील हो सकता है. एक, जीएवी कैन बी नील इन एसओ प्रॉपर्टी. इट कैन बी नील ओनली इन अ थेरोटिकल केस वेर इट्स अ लेट आउट प्रॉपर्टी एंड इट इज वेकेंट फॉर 12 months. इट्स अ लेट आउट प्रॉपर्टी बट इट इज वेकेंट फॉर 12 months. बराबर है क्या. उसके बाद इट कैन बी नील व्हेन यू नो आई एम नॉट ऑक्यूपाइंग अ हाउस इन पूना. एग्जाम्पल दे रही हूँ, पूना में मेरा घर है बट वो खाली पड़ा है. मैं ना मुंबई में चली गई जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो पूना वाला घर खाली पड़ा है, उसको मैंने एक्चुअली रेंट पे भी नहीं दिया. इसको भी हम एसओ ही मानेंगे. इसको भी हम क्या मान सकते हैं, एसओ. बट ऑफ कोर्स मैक्सिमम एसओ कितने हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, दो से ऊपर एसओ प्रॉपर्टी कभी भी नहीं हो सकते. इज दैट क्लियर. यस. नाउ समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है फिर भी उसका जो रेंट है एचपी में नहीं आता. जैसे कि मॉल, जब बिल्डर मॉल रेंट पे देता है एज ए रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, वो पीजीबीपी में जाता है. या कॉम्पोजिट रेंट, जब मैं फैक्ट्री रेंट पे देती हूँ तो वो पीजीबीपी या आईओएस में जाता है, वेदर लेटिंग आउट एक्टिविटी इज इनसेपरेबल. देखो मैंने जब किसी को बोला ना मुझे फैक्ट्री रेंट पे देना है, तो मैं नहीं बोल सकती नहीं नहीं ये मशीनरी नहीं मिलेगी, सिर्फ ये बिल्डिंग मिलेगा. तो फिर तुम पहले बोल देते कि फैक्ट्री नहीं है रेंट पे. फैक्ट्री अगर रेंट पे दे रहे हो तो मैं क्या इमेजिन कर रही हूँ कि मुझे फैक्ट्री जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भी मिलेगा, उसकी मशीनरी भी मिलेगी, इक्विपमेंट मिलेगा, कुछ एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स आपने जो इन सब मिलेगा उसके साथ. तो ये लेटिंग आउट इज इनसेपरेबल. देन दैट एंटायर रेंट बिल्डिंग होने के बावजूद एचपी में नहीं जाता, इट गोज अंडर पीजीबीपी और आईओएस. हम एग्जाम में क्या करेंगे, वी विल टैक्स इट अंडर आईओएस. बराबर है क्या. तो एचपी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. ऑफकोर्स यहाँ पे कैडबरी क्वेश्चन है, यू मस्ट सॉल्व दैट. एक वो रेयर सिचुएशन है कि ना जहां आप घर मिडिल ऑफ द ईयर में लेते हो. ऑफकोर्स एक मिनट और 2-3 पॉइंट्स बताती हूँ. जब भी कोई प्रॉपर्टी एलओ फॉर सम पीरियड होता है, सुनना, एलओ फॉर सम पीरियड एंड एसओ फॉर सम पीरियड, यू शुड ट्रीट इट एज एलओ. यू शुड ट्रीट इट एज एलओ. एंड जो एसओ पोर्शन है इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वेकेंसी. इसको हम वेकेंसी नहीं मानेंगे. बराबर है. कभी कभी ऐसा होता है कि घर के हम टुकड़े कर देते हैं कि एक घर है, फिर हम बोलते हैं यार ग्राउंड फ्लोर पे हम रह लेंगे, हम रहने के लिए यूज करेंगे, फर्स्ट फ्लोर हम क्या करेंगे, रेंट पे देंगे. तो ग्राउंड फ्लोर विल बी सॉल्व सेपरेट यूनिट. यूनिट बोलते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है. हाउस प्रॉपर्टी तो एक ही है, मैंने उसके टुकड़े कर दिए, यूनिट्स बना दिए छोटे छोटे, तो हम भी उसके टुकड़े करेंगे. तो एक एचपी होने के बावजूद हम भी 2 कॉलम बनाते हैं. जब आप ऐसे करते हो ना, 2 कॉलम बनाते हो, तो आपको डेटा भी डिवाइड करना होता है. तो जैसे अगर घर है जिसका ग्राउंड फ्लोर एसओ है, तो यूनिट 1 मान के चलो ये इक्वल है या 60-40 है, तो यूनिट 1 को एसओ मानोगे, ऊपर लिखोगे 60%. यूनिट 2 एलओ है, रेंट पे दिया है, एरिया होगा शायद 40%, तो आप ऊपर लिखोगे 40%. यूनिट 1 का वर्किंग एसओ के जैसे करोगे, यूनिट 2 का वर्किंग एलओ के जैसे करोगे. बराबर है. अच्छा, जब भी प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है तभी वेकेंसी वगैरह इंपॉर्टेंट होता है. जो घर में आप रह रहे हो वो खाली था, नहीं यूज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि वेकेंसी, अनरियलाइज रेंट, ये कौन से प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट होते हैं, एलओ. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने जो दी है इस 2 क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल करके जाना है. आपको कभी भी ये जीएवी कैलकुलेशन किए बिना एग्जाम के लिए नहीं जाना है. आई डोंट नो वेयर इट इज फॉर मी. ओह, वो मैंने वहां पे दिया है आपको. हाँ, तो ये वाले एग्जाम्पल जो बच्चे हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप लाइव हो. जो जिन बच्चों के पास नोट्स में है वो तो है ही उनके पास, बाकी के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये 2 सिचुएशन किए बिना आप नहीं जाने वाले हो. तो इनफैक्ट मैं वो कॉपी पेस्ट करके इस नोट्स में भी ऐड कर देती हूँ. ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर जीएवी कैलकुलेशन. इफ यू ऑब्जर्व, ये इतना एग्जाम्पल करके मैं स्टॉप करती हूँ. मुझे बताना कुछ और अगर छूट गया होगा एचपी में, आपको और किसी चीज का मेरा पॉइंट अगर मिस आउट हो गया रहेगा तो आप बता सकते हो. पहले मैं ये जीएवी के एग्जाम्पल बोलती हूँ और आप फिर मुझे बता दो. आप बता सकते हो, कुछ भी छूट गया होगा तो आप बता दो. ठीक है. यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड.
एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर जीएवी कैलकुलेशन। स्टेप 1 में क्या बोला है? स्टेप 1 में बोला है 480। अब रेंट देखो, पॉज करके सुन के लो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे नहीं मुझे पता है, इसलिए मैं रिवीजन लेक्चर में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप एटलीस्ट देखो और वो देख के फिर एग्जाम के लिए जाओ। अब देखो स्टेप 2 का रेंट कितना है? 50,000 पर मंथ। बोला है कि इट इज एलओ फॉर 10 months एंड इट इज एसओ फॉर 2 months. Unrealized rent there 50,000. Now whenever the property is LO for some days and SO for some days, you are supposed to treat it like LO and the SO portion should not be treated as vacancy. Oh my god. अब ये देखो स्टेप 1 आया 4,80,000. स्टेप 2 में एनुअल रेंट, बेटा सुनो ना, स्टेप 2 हमेशा एक्चुअल होता है। अगर 2 महीने के लिए आप रह रहे हो, कौन आके आपको 12 महीने का रेंट देगा? कोई भी नहीं। तो जो आपका एक्चुअल रेंट होगा, क्योंकि वो रेंट पे 10 महीने के लिए दिया है, ये कुछ भी पीरियड हो सकता है, मैंने एग्जांपल लिया है, क्योंकि मैंने रेंट पे 10 महीने के लिए दिया है, मेरा स्टेप 2 जब मैं कैलकुलेट करूंगी एनुअल रेंट, आई विल से 10 months into 50,000 and that is why what do I get here is 5 lakhs. फिर लेस हम अनरियलाइज रेंट क्वेश्चन में दिया 50,000 है। ओके मैम यहाँ वेकेंसी नहीं है, क्योंकि 10 महीने रेंट पे था और 2 महीने आप रह रहे थे, तो वेकेंसी यहाँ नहीं है। तो यहाँ स्टेप 2 आता है 4,50,000 एंड स्टेप 3 नॉन एप्लीकेबल हो गया बिकॉज स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1 है बट यहाँ पे वेकेंसी नहीं है, तो स्टेप 3 एप्लीकेबल नहीं है। अगर स्टेप 3 एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल जीएवी स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। समझ में आया क्या? ओके अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, जीएवी कैलकुलेशन इस टाइप का, इस तरफ का करते हैं जहां पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि स्टेप 1 480 है, घर रेंट पे दिया है, रेंट आपका 50,000 पर मंथ है, लेकिन अब वेकेंसी है 2 महीने का, 2 महीने के लिए घर खाली पड़ा था, इट इज वेकेंसी है। क्या है यहाँ पे? वेकेंसी। अनरियलाइज रेंट 50,000। ये एलो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल एलो प्रॉपर्टी है। स्टेप 1 480 आया। एनुअल रेंट इधर 12 महीने का आएगा और वेकेंसी अलग से, अब लॉस ड्यू टू वेकेंसी का फॉर्मेट अलग है ना, तो वहां से लेस करोगे। तो एनुअल रेंट 12 महीने का लोगे, लेस अनरियलाइज रेंट, लेस लॉस ड्यू टू वेकेंसी 2 महीने का। फिर आपको स्टेप 2 आता है, फिर आप आपका आगे कंटिन्यू करो। स्टेप 3 एप्लीकेबल है क्या? नहीं। स्टेप 2 का फॉर्मेट दोनों में अलग है, उसमें आप गलती मत करना। समझ में आ गया क्या? तो आप जीएवी कैलकुलेशन अगर ध्यान से करते हो तो फिर आपका आगे कुछ भी गलत नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इंपॉर्टेंट है, जीएवी कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना है। आई थिंक रेस्ट आर क्वाइट रिपीटेटिव क्वेश्चन, तो हर टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करना। कैडबरी क्वेश्चन जो है वो तो पक्का करना। एक क्वेश्चन ऐसा करना एलओ एंड एसओ फॉर सम डेज, एक क्वेश्चन घर के टुकड़े हो गए वो करना। प्री कंस्ट्रक्शन के सारे 4 ही तो क्वेश्चन है, वो सारे करके जाना। जीएवी नोटबुक में मैंने 8 या 9 केसेस दिए हैं, वो पक्के से आपने सॉल्व करना, उसके आगे अलग टाइप कोई भी नहीं आएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट इज लेफ्ट आउट? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, हाँ 150, वेरी इंपॉर्टेंट। ओ माई गॉड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अरे ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यस हियर वी गो। तो मैंने जो आपको फाइल दी है, आप चाहे ये मत लेना, मैं इसमें और भी अपडेट करके ये वाली फाइल अपडेट आज अपलोड करती हूँ, फिर से वो डिलीट करके ये अपलोड करती हूँ। यहाँ देखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आजकल सवाल आते हैं कि कंप्यूट एचपी इनकम अगर आपने बैक लिया या कंप्यूट एचपी इनकम आपने बैक से आउट कर दिया। अगर आप 115 बैक लेते हो एंड यू ऑप्ट आउट, गरम हो रहा है ना, जाने दो, लेकिन मेन मुद्दा कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। मैं भी उधर, मेरे यहाँ तो फैन नहीं है, मैं भी आपके साथ ही हूँ ना। मेरा संडे आपका संडे, नो फैन आपके लिए, नो फैन नो एसी मेरे लिए, साथ में ना अपन। फिर चलो अब सुन के लो, सुन के लो। हाँ ये देखो क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है 115 बैक का। ये तुम लाइव स्ट्रीमिंग वाले क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ तुमके चैट्स ही नहीं दिख रहे, क्या कर रहे हैं ये? रुको जरा। तो आपके भी कोई क्वेरीज होंगे तो आप पूछ सकते हो। मैम कैन यू प्लीज शेयर द नोट्स? या आई विल शेयर द नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड रिस्पेक्टिव लिंक्स। आपके जो भी बैचेस है उनकी गूगल ड्राइव लिंक होती है, मैं वहां पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। ओहो ओहो ओहो, यहाँ देखो 24B, अयो 24B, 24B क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एसओ प्रॉपर्टी का यहाँ मैम एयरबीएनबी हाउस प्रॉपर्टी कहाँ आएगा ना? एयरबीएनबी मतलब रेंट पे दिया, एलओ ही है ना।
एयरबीएनबी पे आपका बंगलो है, दे दिया, रेंट पे दिया, एचपी इनकम. हाँ, डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. अब देखो यहाँ पे 115 बैक में इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ इंटरेस्ट मिलता है. बट मैम ये 24B का इंटरेस्ट यहाँ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कौन सी वाली प्रॉपर्टीज का? एलओ एंड डीएलओ. रिवीजन के बाद क्लास दिखाओ एक बार, कहीं खरा नहीं है. ये देखो, इसको क्या करेंगे? टिक, और इसको भी टिक. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस. तो आपको बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. कंप्यूट एचपी इनकम, असेसीज ऑप्टिंग फॉर बैक और असेसीज ऑप्टिंग आउट ऑफ बैक. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक यही क्वेश्चन हमने रोहिणी रवि वाला क्वेश्चन नंबर 10 किया. यहाँ पे बैक, नो बैक, प्री कंस्ट्रक्शन इज अ गुड क्वेश्चन. यू मस्ट सॉल्व दैट फॉर श्योर. यस मैम, सैलरी कंप्यूटेड ना हो तो 115 बैक में कैसे करेंगे? कंप्यूटेड ना हो तो मी ट्रैवल 115 बैक में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे. तू रुक जरा, अभी सैलरी का चैप्टर स्टार्ट करना है. समझा क्या? यस. चलो, कोई आपको किसी को कोई डाउट है क्या? वर्तिका डन है. वर्तिका, सुमित, ये मेरे लाइव स्ट्रीमिंग के रेगुलर बच्चे हैं. अजय, बट होता तो बिजनेस पर्पज से है ना. हाँ, बट एयरबीएनबी होता तो बिजनेस पर्पज के लिए, बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना. बट प्रॉपर्टी कौन सा है? रेसिडेंशियल. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी भी रीजन से रेंट पे दो, इट इज गोइंग टू गो अंडर एचपी ओनली. समझ में आ गया क्या? यस. सो आई थिंक वी आर डन विथ एचपी रिविजन. यू गाइज आर नॉट डन. लाइव स्ट्रीमिंग वाले मेरे कुछ बच्चे जो रिवीजन के लिए आएंगे, मैं आपको शाम को सफलता सीरीज के लिए सेट ऑफ के चैप्टर के लिए मिलने वाली हूँ. टाइम मैं आपको अपडेट करूंगी थोड़ी देर के बाद. इवनिंग का लेक्चर मेरा कितने बजे होगा, थोड़ा सा आज लेट लेने वाली हूँ, आई हैव सम वर्क. तो मैं आपको अपडेट करूंगी मेरा सेट ऑफ चैप्टर का सफलता सीरीज का लेक्चर कितने बजे होगा. बट इट विल बी ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो सी यू देयर. ओके. जो मेरे रेगुलर क्लास के बच्चे, अभी ऐप पे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, 5 मिनट में हम स्ट्रीमिंग ऐप पे करेंगे. सो थैंक यू एंड सी यू सून. बाय बाय. कितनी देर में हुआ रिवीजन? कितनी देर चला? किधर से करूँ? स्टॉप. स्टॉप रिकॉर्डिंग मुझे पता नहीं है. ए बुलाओ जरा, हेमंत या कोई है क्या बाहर? झालं माझं. मी स्टॉप स्ट्रीमिंग केलंय. रेकॉर्डिंग बंद करायचंय का? मी नाही स्टॉप केलेलं. लाईट कधी येणार आहे? आज थर्सडे. अवघड आहे.